नमस्कार दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की सीरीज में हम लोग कुछ डेफिनेशंस देख रहे हैं। लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एविडेंस के बारे में, साक्ष्य क्या होता है। और साक्ष्य को पढ़ते हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि मौखिक साक्ष्य किसको कहेंगे, ओरल एविडेंस किसको कहेंगे। क्यों ओरल एविडेंस तक हम पहुंच गए थे सेक्शन नंबर 2 से सीधा सेक्शन नंबर 54 एंड 55 पर पहुंच गए थे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। ऐसा क्यों हुआ था, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ बताना चाहूंगा उन लोगों के लिए जो वीडियो पर नए लोग आए हैं। और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस आपके बहुत काम की होने वाली है और ऐसी वीडियोस, ऐसा कंटेंट आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा, स्पेशली भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रिगार्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो क्यों हम पहुंचे थे, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ बताना चाहूंगा सेक्शन 3 का। सेक्शन 3 में कहा गया था एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। साक्ष्य दिया जा सकता है विवादक तथ्य के लिए या सुसंगत तथ्य के लिए। तो यहां पर कितनी बातें यूज हुई, फैक्ट्स इन इशू हम पढ़ चुके हैं, रेलेवेंट फैक्ट हम पढ़ चुके हैं, दोनों में फैक्ट वर्ड यूज हुआ, फैक्ट को हम पढ़ चुके हैं, इसलिए बचा था एविडेंस। तो एविडेंस को जानना जरूरी था, साक्ष्य को जानना जरूरी था। और जब हमने साक्ष्य की डेफिनेशन पढ़ी, एविडेंस की डेफिनेशन पढ़ते जो हमने पढ़ी सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज ई फॉर एविडेंस, याद रखने के लिए ई फॉर एविडेंस, ई से एविडेंस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यहाँ पर ये डेफिनेशन दी गई एविडेंस क्या होता है। देखिए पहले तो आपको बता दूं कि इसी साक्ष्य की डेफिनेशन में दो क्लॉज हैं, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। क्लॉज 1 बात करती है ओरल एविडेंस की और क्लॉज 2 बात करती है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की। तो ओरल एविडेंस के लिए क्लॉज 1 में ये बताया था कि गवाह का कोई भी बयान, कोई भी स्टेटमेंट, लेकिन गवाह का हो, कोर्ट ने उसको परमिट किया हो या कोर्ट ने अपेक्षा की हो कि वो आए गवाह और मेरे सामने अपना बयान दे, तो ऐसे बयान को ओरल एविडेंस कहा गया सब क्लॉज 1 क्लॉज ई में। और दूसरी तरफ कहा गया कि ऐसे सभी डॉक्यूमेंट्स जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए गए कोर्ट के निरीक्षण के लिए फॉर द पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, वो डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाते हैं। और जब हम आगे पढ़ते हैं कि ओरल एविडेंस के बारे में क्या क्या प्रोविजंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में क्या क्या प्रोविजंस, प्रावधान कहां पर हैं, तो मौखिक साक्ष्य ओरल एविडेंस के लिए चैप्टर 4 और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दस्तावेजी साक्ष्य के लिए चैप्टर 5 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। तो चैप्टर नंबर 4 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इसी एविडेंस को पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पार्ट तो आपको चमक रहे होंगे कि दो टाइप की एविडेंसेस हैं, मौखिक साक्ष्य एंड दस्तावेजी साक्ष्य। लेकिन मैंने पीछे बताया था कि दो तरीके के साक्ष्य और भी होते हैं, मटेरियल एविडेंस भौतिक साक्ष्य या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस परिस्थिति साक्ष्य। तो मटेरियल एविडेंस कहां से आया, तो जब हमने सेक्शन 55 पढ़ी थी तब ओरल एविडेंस से ही निकल कर आया था कि मटेरियल एविडेंस जैसी भी कोई चीज होती है। वो कैसे आया कि ओरल एविडेंस देते समय, मौखिक साक्ष्य देते समय अगर किसी गवाह ने किसी मटेरियल थिंग को रेफर कर दिया अपने स्टेटमेंट में, तो अब कोर्ट ऐसी रिक्वायरमेंट दिखा सकती है, ऐसी अपेक्षा दिखा सकती है कि ये मटेरियल अब मेरे सामने फॉर द पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन पेश किया जाए, तो यही मटेरियल थिंग मटेरियल एविडेंस भी बन जाती है। तो ये बातें हुई, पीछे हम कर चुके हैं। तो अब आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 5 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं और कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को दिया जा सकता है। इससे पहले फिर मैं आपको ये बता दूं कि मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन से फैक्ट्स कोर्ट में जा सकते हैं। तो वो दो टाइप के होते हैं, रेलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू। यही दो टाइप के फैक्ट्स कोर्ट में जा सकते हैं। तो पहला पार्ट ये डील करता है सेक्शन नंबर 4 से लेकर सेक्शन 50 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। मैं रिपीट इसलिए कराता हूं दोस्तों कि आपको यहीं पर याद हो जाए, बाद में आपको पढ़ने की आवश्यकता ना हो। जिन लोगों ने पहले ऑलरेडी वीडियो देख रखी है डिटेल में, उनको ये कुछ भी नहीं लग रहा होगा, बट फिर भी रिपीटेशन से ही रियल रिटेंशन आती है, इसलिए मैं रिपीट करने में कभी भी हेजिटेट नहीं करता हूं।
अब जब आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि रिलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू ही कोर्ट में जा सकते हैं, तो अब दूसरा पार्ट ये बताता है कि इन्हीं फैक्ट्स को कोर्ट में किस तरीके से ले जाया जाएगा, वो मैनर क्या होगा, मोड क्या होगा, जो ये फैक्ट घटना स्थल से या किसी गवाह से किसी दूसरी जगह से उठकर कोर्ट में जाएंगे। तो वो तरीका शुरू होता है सेक्शन नंबर 51 से लेकर सेक्शन 103 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो अब ये वही पार्ट है सेक्शन 51 से लेकर सेक्शन 103। तो ये जो बातें आई, ये जो ओरल एविडेंस बताया सेक्शन नंबर 54, सेक्शन नंबर 55, तो ये कौन सा पार्ट है? सेक्शन 51 से लेकर 103 के बीच का पार्ट है। तो एविडेंस हमने पढ़ने के बाद अब क्या चेक कर रहे हैं यहां पर कि वो फैक्ट्स जो रेलेवेंट हैं या फैक्ट इन इशू है वो कोर्ट में कैसे जाएंगे। तो दो सेक्शंस में तो पता किया कि ओरल एविडेंस, जो ऑल स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस, जो विटनेसेस की ओरल एविडेंस है वो कोर्ट में कैसे जाएगी वो हमने देख लिया। तो अब बात करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट में कैसे जाएगी, ये दूसरा पार्ट है। अब 103 से आगे 104, सेक्शन 104 से लेकर 120, जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि कौन से फैक्ट कोर्ट में जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे, तो सेक्शन नंबर 104 से लेकर 120 ये बताती है कि कौन सी पार्टी लेकर जाएगी इस फैक्ट को इस तरीके से। तो ये कहलाता है बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार किस पार्टी के ऊपर होगा कि ये फैक्ट को वो प्रूव करे। तो तीसरा पार्ट बताता है सेक्शन 120, 104 से लेकर 120 तक। अब तीन सेक्शंस बीच में छोड़ दीजिए, एस्टोपल की होती हैं 121, 122 और 123। इसके आगे जितनी भी सेक्शन बची उनमें से तीन सेक्शंस लास्ट की छोड़ दीजिए, वो मिसलेनियस बातें करती हैं। बाकी जो सेक्शंस बच गई, तो मैंने ये बताया था कि वो पार्ट ये बताता है कि ये डिसाइड कर लिया कि कौन से फैक्ट जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे, कौन सी पार्टी लेकर जाएगी। तो इस फैक्ट को कोर्ट में ले जाने के लिए एक तो गवाह चाहिए ही चाहिए। जैसा कि ओरल एविडेंस में तो वर्ड यूज भी हुआ है कि गवाह चाहिए, बट डॉक्यूमेंट्री के लिए वर्ड यूज नहीं हुआ है कि गवाह ही चाहिए। बट आप प्रैक्टिकल में देखिए, किसी डॉक्यूमेंट को भी प्रूव करने के लिए एक तो गवाह चाहिए ही चाहिए, जो ये कहेगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट मैंने बनाया था, ये डॉक्यूमेंट मेरे सामने बना था, इस डॉक्यूमेंट को मैंने अपने पास रखा था, कुछ तो बोलेगा इस डॉक्यूमेंट के बारे में। तो एक गवाह चाहिए। तो जो चौथा पार्ट है सेक्शन नंबर 124 से शुरू होता है, तो वो बताता है कि इस गवाह को कैसे एग्जामिन किया जाएगा, क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, क्या क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, क्रेडिबिलिटी इसकी कैसे ब्रीच की जा सकती है, इसकी रिलायबिलिटी को कैसे आप खत्म कर सकते हैं। इस तरीके की बातें लास्ट पार्ट में की। तो आज के पार्ट में हम देख रहे हैं सेक्शन 56 से लेकर सेक्शन 60 तक देखेंगे और ब्रीफ देखेंगे सबका। और ये वो पार्ट है कि ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट में कैसे जाएगी, वो मैनर क्या होगा, मोड क्या होगा। आपको हर बार ये पार्ट तो ध्यान ही रखने हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 5 आज पढ़ेंगे हम सेक्शन 56 से लेकर सेक्शन 60 क्या कहती है। देखिए, जब सेक्शन 54 मैंने पढ़ाया था आपको, तो उसका हेडिंग है प्रूफ ऑफ फैक्ट। अभी पूरा नहीं बता रहा हूं, मैं कुछ सीक्रेट रख रहा हूं, सस्पेंस है। सेक्शन 54 का आपने जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा। सेक्शन 54 का हेडिंग है प्रूफ ऑफ फैक्ट और 56 का हेडिंग है प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो सेक्शन 54 का पूरा हेडिंग है प्रूफ ऑफ फैक्ट बाय ओरल एविडेंस और सेक्शन 56 का हेडिंग है प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट के अंदर बातें लिखी गई, टेक्स्ट लिखा गया, तथ्य लिखे गए, उनका प्रूफ कैसे दिया जाएगा, ये बात करती है सेक्शन 56। देखिए क्या कहती है सेक्शन 56 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो सेक्शन 61 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करती थी। इसका हेडिंग देखिए, हेडिंग आपने देख ही लिया है, प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। किसी भी दस्तावेज के जो तत्व उसके अंदर लिखे गए हैं उनको कैसे साबित किया जाएगा। तो उसके अंदर की लैंग्वेज कहती है, आप ध्यान दीजिए दोस्तों, फिर एक बार अटेंशन आपकी चाहूंगा, एक बार ही सब अटेंशन इधर करें। देखिए, एक एक वर्ड और वर्ड्स का कॉम्बिनेशन आप एटलीस्ट डॉक्यूमेंट पढ़ते समय जरूर याद रखिए कि पिछली सेक्शन में क्या कॉम्बिनेशन था, पिछली सेक्शन का क्या हेडिंग था, अब इस सेक्शन में क्या लिखा गया।
थोड़ा सा माइंड के ऊपर प्रेशर डालिए। देखिए थोड़ा सा प्रेशर डालते ही आपको दिखेगा कि कितना ब्रह्मांड छिपा हुआ है यहां पर। तो ध्यान दो कि सेक्शन 56 का हेडिंग और उसके कंटेंट कहते हैं द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कंटेंट्स पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करना। कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड आइदर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। एक एक वर्ड पर आपकी नजर जानी चाहिए। सेक्शन 56 ने कहा कि जो किसी डॉक्यूमेंट के अंदर बातें लिखी हैं, उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है, उसको डिस्क्रिशन है, प्रूव किया जा सकता है या तो प्राइमरी एविडेंस से या सेकेंडरी एविडेंस से, या तो प्राथमिक साक्ष्य से या द्वितीयक साक्ष्य से प्रूव किया जा सकता है। किसको प्रूव किया जा सकता है प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य से? कंटेंट को, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट को। ये पूरी फ्रेज याद रखनी है। और ध्यान दो, क्या यहां पर यह लिखा है कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस? क्या ऐसा लिखा है दोस्तों? बिल्कुल नहीं लिखा। सिंपल लिखा कि प्राइमरी एविडेंस या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसका मतलब क्या हुआ? क्या प्राइमरी एविडेंस मुंह से बोलकर भी दी जा सकती है, जैसे ओरल एविडेंस थी? क्या ओरल एविडेंस में भी प्राइमरी एविडेंस या सेकेंडरी एविडेंस हो सकती है? प्राइमरी एविडेंस बोले वो जिस व्यक्ति ने खुद आवाज सुनी थी बंदूक की, और सेकेंडरी एविडेंस वो जिस व्यक्ति ने ये बंदूक की आवाज सुनी, उसने जाकर बताया किसी अपनी पत्नी को कि मैंने एक बंदूक की आवाज सुनी थी, और ये पत्नी बोले कोर्ट में जाकर कि हाँ मेरे पति ने ये बंदूक की आवाज सुनी थी। तो ओरल एविडेंस के मामले में प्राइमरी एविडेंस वो जो पति ने अपने कानों से बंदूक की आवाज सुनी, और सेकेंडरी एविडेंस ये जो वाइफ को पति ने बताया, पति की आवाज सुनी, ये सेकेंडरी एविडेंस। तो ध्यान देना, ओरल एविडेंस के मामले में कोई प्राइमरी एविडेंस नहीं होती, कोई सेकेंडरी एविडेंस नहीं होती, और केवल डायरेक्ट होती है वो एविडेंस। ओरल एविडेंस कैसी होती है? डायरेक्ट होती है। और जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात आती है तो वो प्राइमरी होती है या फिर सेकेंडरी होती है, प्राथमिक होती है या द्वितीयक होती है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं जबकि यहां तो कोई डॉक्यूमेंट वर्ड यूज हुआ नहीं है? तो आप ध्यान देना कि ये चैप्टर नंबर 5 है जिसका हेडिंग था ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो इस चैप्टर नंबर में जितनी बातें हो रही हैं ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हैं। तो प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस का मतलब प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। अकेला दोनों में से जब भी आपको ये शब्द मिलेंगे कहीं भी, तो आपका माइंड कनेक्ट करना चाहिए ये केवल और केवल डॉक्यूमेंट की बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही है। और एक वर्ड यहां पर यूज हुआ है, प्रूव्ड। दोस्तों इस आज की वीडियो के बाद जो अगली मेरी वीडियो होगी वो होगी डॉक्यूमेंट के ऊपर, क्योंकि जब तक आप ये डॉक्यूमेंट नहीं समझ लेंगे तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस समझ नहीं आएगा। और उसके जो अगली वीडियो होगी वो होगी प्रूव्ड की, क्योंकि सारी की सारी कहानी इस प्रूव्ड के आसपास और एविडेंस के आसपास ही घूमती है दोस्तों। तो जब तक आपको ये एविडेंस और ये प्रूव्ड ये क्लियर नहीं होंगे, एविडेंस एक्ट आपको परेशान करता रहेगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपको परेशान करता रहेगा। और मेरी ड्यूटी है, मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि आपको परेशान नहीं होने दूंगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को ऐसी दवा खिला देंगे। तो देखिए इतने शब्दों के बारे में मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इन पे कंसंट्रेट किया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। अब क्योंकि यहां पर दो बातें यूज हुई, प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस, तो क्या आप सोचिए इनको बताया नहीं जाना चाहिए कि व्हाट इज प्राइमरी एविडेंस एंड व्हाट इज सेकेंडरी एविडेंस? तो जो नेक्स्ट दो सेक्शन हैं, दोनों सेक्शंस में पहली में प्राइमरी एविडेंस बताया गया और दूसरी में सेकेंडरी एविडेंस बताया गया। तो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 57 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। वहां पर प्राइमरी एविडेंस प्राथमिक साक्ष्य की परिभाषा दी गई है। और जो इसकी नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 58, वहां पर सेकेंडरी एविडेंस की डेफिनेशन दी गई है, द्वितीयक साक्ष्य की डेफिनेशन दी गई है। तो बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन 57 की। छोटी छोटी एविडेंस हैं लेकिन भंडार भरा हुआ है, अगर आपने शब्दों पर ध्यान नहीं दिया तो कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए प्राइमरी एविडेंस
प्राइमरी एविडेंस मीन्स, ध्यान देना, प्राइमरी एविडेंस मीन्स, मैंने पहले भी बताया है, जब मीन्स करके डेफिनेशन दी जाएगी तो वो डेफिनेशन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन कहलाती है, कंप्लीट डेफिनेशन कहलाती है। और जब इंक्लूड्स करके डेफिनेशन दी जाती है तो इसका मतलब वहां पर एक लिस्ट दे दी गई है, उस लिस्ट में कुछ और बातें भी शामिल कर सकती हैं कोर्ट इंटरप्रिटेशन के दौरान, सब्जेक्ट टू की उसकी लैंग्वेज किस तरीके की लिखी गई है। बट मीन्स में कुछ भी और शामिल नहीं किया जा सकता, वो कंप्लीट डेफिनेशन होती है। इट मीन्स प्राइमरी एविडेंस की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट डेफिनेशन है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं हो सकता। और प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, बस इतनी सी डेफिनेशन है दोस्तों। प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। अब वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ का मतलब है कि वो खुद में ही वो डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट है वो खुद जब कोर्ट के सामने जाएगा, प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, जब ये कोर्ट के सामने निरीक्षण के लिए पेश किया जाएगा, तब कहा जाएगा कि वो जो डॉक्यूमेंट है जो स्वयं में अपने आप में बना था वही पेश कर दिया गया कोर्ट के सामने, तो वही है प्राइमरी एविडेंस। तो इसको साधारण भाषा में बताऊं आपको मैं, तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वो मूल दस्तावेज जो फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में आया, वो होता है द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। इट मींस वो डॉक्यूमेंट जो पहली बार एग्जिस्टेंस में आया, अस्तित्व में आया, वो डॉक्यूमेंट ही कहलाता है प्राइमरी डॉक्यूमेंट, प्राइमरी एविडेंस। और डिटेल में बात करेंगे हम, अभी खत्म नहीं कर रहे हैं, बट मैं ब्रीफ आपको समझा रहा हूं और लैंग्वेज जिससे कि आपको समझ आ जाए कि कैसे वर्ड्स यूज हुए हैं। तो प्राइमरी एविडेंस की डेफिनेशन में सिंपल 3 वर्ड्स, द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। लेकिन ये एविडेंस बनता कब है? जब इसको प्रोड्यूस कर दिया जाता है कोर्ट के सामने। और किस पर्पज के लिए प्रोड्यूस किया गया? निरीक्षण के लिए, इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस किया गया, तभी जाकर ये डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बनेगा। अगर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस तो किया गया कोर्ट के सामने, बट इंस्पेक्शन के पर्पज से नहीं, किसी और पर्पज से किया गया था, तो वो डॉक्यूमेंट होने के बाद भी, कोर्ट के सामने होने के बाद भी इस एविडेंस की डेफिनेशन में कवर नहीं होता है। ये हुई बात प्राइमरी एविडेंस। अब बात करते हैं सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस की डेफिनेशन देते हुए कहा, सेकेंडरी एविडेंस द्वितीयक साक्ष्य इंक्लूड्स, यहां पर मींस नहीं है जैसा कि प्राइमरी एविडेंस में दिया गया था। तो यहां पर डेफिनेशन कैसी है? इंक्लूसिव डेफिनेशन है, शामिल किया गया है कुछ बातों को। तो यहां पर टोटल मिलाकर 8 क्लॉज लिखी गई हैं, 1 to 8, और उन क्लॉजेज में जो बातें बताई गई उनको कहा जाएगा कि ये सेकेंडरी एविडेंस है। तो सेकेंडरी एविडेंस मैं अभी डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, बट आपको बेसिक ध्यान रखना है कि सेकेंडरी एविडेंस इंक्लूसिव डेफिनेशन, और वहां पर 8 बातें बताई गई। जब वो डॉक्यूमेंट उन 8 तरीकों से तैयार हुआ होगा, तभी उसको सेकेंडरी एविडेंस कहा जाएगा। कि अगर वो डॉक्यूमेंट ना तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और ना ही वो डॉक्यूमेंट जो आपके हाथ में है वो इन 8 तरीके में से किसी भी एक तरीके में भी फॉल नहीं करता है, बट स्टिल डॉक्यूमेंट है, तो आप मान लीजिए कि वो नाइदर प्राइमरी डॉक्यूमेंट नॉर सेकेंडरी एविडेंस। इसीलिए अब वो डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करने के लिए ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं दिया जा सकता, बिकॉज यहां पर लिखा है कि केवल और केवल प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस से डॉक्यूमेंट के कंटेंट प्रूव किए जा सकते हैं। बट आपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब चेक किया कि जो आप डॉक्यूमेंट आपके हाथ में है ये ना तो प्राइमरी था, ओरिजिनल नहीं था, और उन 8 क्लॉजेस में से भी नहीं था जो सेक्शन 58 में बताई, तो इसका मतलब इस डॉक्यूमेंट को आप कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते एज एन एविडेंस। ये बात यहां से आपको समझ आती है। भैया आपकी अटेंशन फिर से एक बार इधर चाहूंगा मैं। एक बार अटेंशन मैंने कब चाहिए थी आपकी? सेक्शन नंबर 56 के हेडिंग को और उसके कंटेंट को पढ़ाते हुए। और अब सेक्शन 59 पर भी मैं आपकी अटेंशन चाह रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए सेक्शन 59 का हेडिंग देखिए, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी। प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी, दस्तावेज को जो साबित किया जाएगा
वो प्राइमरी से किया जाएगा। पीछे जितनी भी आपने बातें पढ़ी एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं कि वहां पे खाली दस्तावेज वर्ड यूज नहीं हुआ था, ओनली डॉक्यूमेंट्स वर्ड यूज नहीं हुए थे, वहां हुआ था कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। लेकिन जब आप सेक्शन 59 पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो आप देखिए अब कंटेंट आपको यहां मिसिंग मिलेगा। कंटेंट अब नहीं है यहां पर वर्ड यूज हुआ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का प्रूफ देना है तो क्या होगा, वो केवल और केवल प्राइमरी होगा। थोड़ा सा और लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, डॉक्यूमेंट सेल, देखिए बाउंड किया जा रहा है सेल वर्ड यूज करके। डॉक्यूमेंट सेल बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस, डॉक्यूमेंट सेल बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस। भैया 56 में और यहां पे क्या डिफरेंस आ रहा है, केवल कंटेंट का ही नहीं आ रहा है। वहां देखिए एक बार फिर से 56 दिखाता हूं, यहां पर लिखा है द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में, जबकि यहां पर लिखा है सेल। जब कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट की बात आती है तो मे बी प्रूव्ड, और जब खाली डॉक्यूमेंट की बात आती है तो शेल बी प्रूव्ड। थोड़ा सा अटेंशन देखिए, काम आएगी आपके। तो डॉक्यूमेंट शेल बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस, प्राथमिक साक्ष्य से ही दस्तावेज को साबित किया जा सकता है। तो भैया कहीं 56 और 59 में आपको कंट्राडिक्शन दिखाई दे रहा है। एक तरफ कहा कि डॉक्यूमेंट के कंटेंट को आप या तो प्राइमरी से प्रूव कर देना या सेकेंडरी से प्रूव कर देना, बट सेक्शन 59 में कहते हैं कि डॉक्यूमेंट को तो केवल और केवल प्राइमरी से ही प्रूव किया जाएगा, प्राथमिक से ही प्रूव किया जाएगा। तो क्या कोई यहां पर कंट्राडिक्शन दिखाई देता है? आपको दिखाई दे रहा होगा, और जब फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा था तो मुझको भी दिखाई दिया था। लेकिन लॉ मेकर्स का माइंड बिल्कुल क्लियर कि उन्होंने यहां पर कोई कंट्राडिक्शन नहीं है 56 और 59 में। वहां पर कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करने के लिए दो बातें कही, और मैं कहा चाहे तो प्राइमरी से कर देना चाहे सेकेंडरी से कर देना, लेकिन डॉक्यूमेंट की बात करते हैं केवल, तो उन्होंने कहा शेल बी प्रूव्ड बाय ओनली प्राइमरी एविडेंस। सेकेंडरी यहां से मिसिंग है, लेकिन सेकेंडरी को किस तरीके से कवर किया है वो तरीका देखिए। उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट दस्तावेज को साबित किया जाएगा केवल और केवल प्राइमरी एविडेंस से, एक्सेप्ट इन द केसेस हियर इन आफ्टर मेंशन्ड। देखिए यहां पर लेजिस्लेचर ये चाहता है कि पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि डॉक्यूमेंट को प्राइमरी एविडेंस से ही प्रूव किया जाए, क्योंकि पीछे बताया गया कि आप कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को दोनों में से किसी से प्रूव कर देना, लेकिन यहां पर कहते हैं कि डॉक्यूमेंट को केवल और केवल प्राइमरी से प्रूव किया जाएगा, लेकिन साथ में एक विंडो दे दी कि एक्सेप्ट द केसेस हियर इन आफ्टर मेंशन्ड। इसका मतलब इस सेक्शन के आगे, यानी 59 से आगे कौन सी सेक्शन है, 60। तो वो कहते हैं यहां पर जो प्रोविजंस लिखे गए हैं, जो मामले लिखे गए हैं, उन मामलों को छोड़कर तो भैया फिर आपको केवल और केवल प्राइमरी एविडेंस ही देनी पड़ेगी। इसका मतलब कि कुछ सेलेक्टेड मामले हैं जिनमें आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, अदरवाइज आपको प्राइमरी एविडेंस ही देनी पड़ेगी। तो सेक्शन 60 देख लीजिए कि वो सेलेक्टेड मामले कौन से हैं। सेक्शन 60 का हेडिंग भी ध्यान दीजिए, और वो जो मैंने पीछे ये वाली येलो लाइन लिखी है आप इसको भी ध्यान दीजिए। एक्सेप्शन क्या है सेक्शन 59 का, हियर इन आफ्टर मेंशन्ड केसेस, और वो 60 में लिखे हैं वो केस जिनको एक्सेप्शन कर दिया। तो वो देखिए हेडिंग देखिए, केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट, अगेन डॉक्यूमेंट नॉट कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, हेडिंग की बात कर रहा हूं। द केसेस इन विच द सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स मे बी गिवन, यहां पर मे बी गिवन, जब सेकेंडरी एविडेंस देने की बात आई तो मे बी गिवन, डिस्क्रिशन है, दी जा सकती है। जब प्राइमरी एविडेंस देने की बात आई तो शैल बी गिवन। इसका मतलब लेजिस्लेचर चाहता है कि आपको सबसे पहले कोशिश करनी है कि प्राइमरी एविडेंस कोर्ट तक पहुंचाई जाए, प्राथमिक साक्ष्य पहुंचाया जाए, यानी वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही कोर्ट के सामने पेश किया जाए जब तक पॉसिबल हो। लेजिस्लेचर की ऐसी इंटेंशन है।
जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, उनको ये बात बहुत ध्यान से रखना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मतलब है टू कलेक्ट द एविडेंस, और एविडेंस का मतलब है मौखिक एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब है प्राइमरी या सेकेंडरी। तो प्राइमरी कब? सेक्शन 59 ये चाहती है कि सबसे पहले प्राइमरी एविडेंस ही कलेक्ट की जाए किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए, और जब पॉसिबल ही ना हो पाए तो लेजिस्लेचर ने वो आगे कुछ बातें लिखी कि इन मामलों में आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो, नॉट कि आप इन मामलों में सेकेंडरी एविडेंस ही दोगे। नो, इन मामलों में भी अगर आपको मिलती हो प्राइमरी एविडेंस तो प्राइमरी दोगे। वो मामले देखिए, अंदर की लैंग्वेज क्या कहती है। सेकेंडरी एविडेंस, द्वितीयक साक्ष्य मे बी गिवन ऑफ, द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है। किसके लिए दिया जा सकता है? अब आपका थोड़ा सा माइंड ओपन होगा। द द्वितीयक साक्ष्य एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस मे बी गिवन ऑफ द एग्जिस्टेंस, condition and contents of a document in the following cases, namely, और ए से लेकर जी तक 7 क्लॉज लिखी गई, 7 क्लॉजेस हैं जिनमें 7 बातें लिखी गई, और यह कहा गया कि केवल और केवल इन्हीं मामलों में आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, और अगर मामला इन 7 क्लॉजेस में से किसी भी क्लॉज में फॉल नहीं करता है तो फिर रोक लगा दी गई कि उस बात के लिए डॉक्यूमेंट्री सेकेंडरी एविडेंस नहीं दी जा सकती है, केवल और केवल प्राइमरी एविडेंस ही दी जा सकती है। तो डॉक्यूमेंट का नाम जब आ रहा था बार बार यहां पर, और पीछे मैंने 56 में दिखाया था कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट की बात हुई थी, जहां पर कहा था जब कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट की बात आए तो प्राइमरी या सेकेंडरी दोनों से आप प्रूव कर दीजिए, दोनों में से किसी से प्रूव कर दीजिए। बट इसको आगे और एलोबरेट किया, 59 में तो कह दिया कि भैया जब डॉक्यूमेंट को प्रूव करो तो आप प्राइमरी लेके आना पहले, सब्जेक्ट टू कि वो मामला सेक्शन 60 के 7 बातों में से किसी एक बात में आता हो। अगर 7 बात में से किसी एक बात में आता है तो फिर आप सेकेंडरी एविडेंस, द्वितीयक साक्ष्य दे देना। लेकिन जब जब डॉक्यूमेंट की बात होगी तो आपके माइंड में 3 बातें आनी चाहिए। डॉक्यूमेंट समझा तो हम सोचते हैं कि डॉक्यूमेंट के अंदर जो लिखा है केवल वही प्रूव करना होता है, वही फैक्ट एंड इशू होता है और वही रेलेवेंट फैक्ट होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। दस्तावेज के लिए जब जब बात आएगी तो 3 बातें आपके माइंड में आनी चाहिए। डॉक्यूमेंट का एग्जिस्टेंस, दस्तावेज का अस्तित्व, डॉक्यूमेंट की कंडीशन, दस्तावेज की दशा कैसी थी, फटा हुआ है, गीला है, टूटा है, साफ है, नया है, सुथरा है, कंडीशन ऑफ डॉक्यूमेंट, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो उसके अंदर बातें लिखी वो। तो डॉक्यूमेंट के मामले में ये बातें प्रूव की जा सकती हैं, तीनों में से कुछ भी। तो अगर पहले कोशिश करिए कि प्राइमरी एविडेंस दी जाए, और अगर प्राइमरी एविडेंस नहीं मिलती है तो आप चेक करिए क्या मामला आपका सेक्शन 60 के अंदर दी गई 7 बातों में से किसी भी एक बात में आता हो तो फिर आप सेकेंडरी एविडेंस दे देना, अदरवाइज प्राइमरी एविडेंस ही आपको देनी पड़ेगी। तो आज की सेक्शन में ये मैंने थोड़ा ब्रीफ पढ़ाया आपको, सेक्शन 56 से लेकर 60 तक ओवरव्यू दिया है केवल। अभी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जब आप पढ़ेंगे तो आनंद आएगा। और अगर आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं तो साथ के साथ अगर आपके पास कोई केस है तो उससे कनेक्ट भी करते जाइए। इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों कि मुझे नहीं कहना चाहिए, बट बहुत सारे काउंसिल्स ऐसे हैं जिनको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को कैसे प्रूव करना है नहीं आता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट में कैसे जाना चाहिए नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ने का टाइम नहीं होता है, या फिर उन्हें पढ़ाया नहीं गया होता है इस तरीके से। तो आप डेफिनेटली और लोगों से डिफरेंट बन जाएंगे अगर आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। तो आज की वीडियो में हम केवल इतनी ही बात करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक हाइप करिए, नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को हिट कर दीजिए। और दोस्तों अगली वीडियो में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन के साथ, क्योंकि जब प्राइमरी एविडेंस हमने देखा तो इसका मतलब वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, जो डॉक्यूमेंट बना क्रिएट हुआ वही डॉक्यूमेंट होगा,
तभी प्राइमरी एविडेंस कहा जाएगा। तो अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन के साथ मैं संजीव सिकरवार आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।